आज हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात कर रहे हैं। इसी भूमि से सरदार पटेल जी ने जब हमारा देश आजाद हुआ, तो जो देश अलग अलग रियासतों में हमारा बटा हुआ था, उनको उन्होंने एक किया। अब एक भारत को जो भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था, जब विश्व में कहीं भी विश्वविद्यालयों का नामो निशान नहीं था, उस समय ईसा से 6वीं शताब्दी पूर्व, ईसा से 600 वर्ष पूर्व हमारे यहाँ तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, जहां पर कि विश्व के कोने कोने से पढ़ने के लिए हमारे यहाँ छात्र आते थे। समय ज्यादा नहीं रहा तो विश्व से पढ़ने के लिए हमारे यहाँ आते थे ईसा से 600 शताब्दी पूर्व, और वो तक्षशिला विश्वविद्यालय में हमारे यहाँ गुरु शिष्य की परंपरा थी। गुरु के साथ शिष्य रह करके पढ़ते थे। वहां केवल बौद्धिक विकास की बात नहीं होती थी, वहां बौद्धिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास, मानसिक विकास, चारित्रिक विकास, आध्यात्मिक विकास, भारत का पूरा आध्यात्मिक परिदृश्य की चर्चा होती थी। उसी कड़ी में तक्षशिला विश्वविद्यालय के बाद ईसा के 400 वर्ष बाद नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई बिहार में। ईसा के 800 वर्ष बाद विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई बिहार में। तो लगभग 1200 ईसा के 1200-1300 वर्ष तक हम बात कर यदि आए, तो हमारा ये स्वर्ण काल था, करीब 1800-1900 वर्ष तक। क्यों स्वर्ण काल था? कि हमारे यहाँ शिक्षा उत्कृष्ट कोटि की शिक्षा थी, कि विश्व में कहीं उतनी शिक्षा नहीं थी, विश्व में गुरु नहीं थे उस तरीके के। चाणक्य जैसा गुरु नहीं था कहीं। चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे, आचार्य दीपांकर विक्रमशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे, आचार्य नागार्जुन नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य थे। आचार्य नागार्जुन के बारे में आप सभी जानते होंगे, केमिस्ट के लोग जानते होंगे, सब केमिस्ट। आचार्य नागार्जुन ने उस समय अल्केमिस्ट कहलाते थे लोग, जो उन्होंने परंपरा शुरू की थी कि पारा को मरकरी को गोल्ड में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, और कन्वर्ट करके उन्होंने दिखा दिया था। बाद में जब 18वीं शताब्दी में मेंडलीव का पीरियाडिक टेबल बना, उसके बाद हम जाने कि पारे का एटॉमिक नंबर 80 है, गोल्ड का 79 है, तो एक हम निकाल देंगे प्रोटॉन, तो वो बन सकता है। अभी भी हम थ्योरेटिकल जानते हैं, अभी बना नहीं सकते इतने आसानी से, मगर आचार्य नागार्जुन उस समय बना करके मरकरी को गोल्ड में कन्वर्ट करके उस समय दिखा दिए थे। एक से एक हमारे यहाँ आचार्य थे। हम आर्यभट्ट का नाम सुने आप लोग? आर्यभट्ट का नाम बच्चों? आर्यभट्ट बिहार में पैदा हुए थे, कुसुमपुर एक जगह है, वहां पैदा हुए थे। 476 एडी में पैदा हुए थे, 5वीं शताब्दी में। 23 वर्ष की अवस्था में उन्होंने आर्यभट्टियम लिख दिया, 23 वर्ष की अवस्था में। और उसमें उन्होंने आर्यभट्ट ने लिखा कि ये पृथ्वी है कि सूरज के चारों ओर घूमती है, चंद्रमा है, चंद्रमा जो पृथ्वी के चारों ओर। और उसके बहुत दिन बाद जाकर के कोपरनिकस ने सिद्धांत दिया, कितने लोगों ने सिद्धांत दिया, तब जाकर के पूरी दुनिया ने माना। हम डाल्टन एटॉमिक थियरी की बात करते हैं, जो कि 17वीं-18वीं शताब्दी में आई, क्योंकि संयोग से हमारे सामने सब केमिस्ट लोग बैठे हुए, इसलिए केमिस्ट्री की चीजें याद आ जाती। ईसा से 600 वर्ष पूर्व महर्षि कणाद ने, ध्यान दीजिएगा आप, ईसा से 600 वर्ष पूर्व महर्षि कणाद ने वैशेषिक सूत्र की रचना की, जिसमें कि उन्होंने अणु का सिद्धांत और परमाणु का सिद्धांत के बारे में बताया। उन्होंने कि स्वतंत्र रूप से जो रह सकता है वो अणु है, मगर अणु का भी छोटा भाग है कि जो स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता, वो कंबाइन कर लेता है। तब वो पिलव शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था, परमाणु शब्द नहीं इस्तेमाल किया था। तो अणु और परमाणु के बारे में उन्होंने बताया। न्यूटन का जो हम सिद्धांत देखते हैं, गति का सिद्धांत, वो महर्षि कणाद ने उसी वैशेषिक सूत्र में ही संस्कृत में गति के सिद्धांत की उन्होंने चर्चा की, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की चर्चा की, एटॉमिक थ्योरी की चर्चा की। तो हमारे यहाँ एक से एक विद्वान रहे हैं, मगर दुर्भाग्य रहा कि बीच में हमारे यहाँ से हमारे सारे धर्म ग्रंथ, हमारे विज्ञान के ग्रंथ यहाँ से होते हुए, यूनान से होते हुए, रोम होते हुए कहाँ चले गए। और उसके बाद जब उन्होंने शोध करते हैं कि हमने ये सिद्धांत दे दिया, हमने वो सिद्धांत दे दिया, आज हमारे बच्चों को ये पढ़ाया जाना चाहिए कि उस सिद्धांत की ओरिजिन कहाँ है। वो जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, हमारे विज्ञान के ग्रंथ हैं, हमारे ऋषि महर्षियों के ग्रंथ,
एक से एक नहीं, तमाम उदाहरण आप लोग जानते होंगे। आचार्य सुश्रुत थे, ईसा से लगभग 700 वर्ष पहले उन्होंने सुश्रुत संहिता रची थी। उन्होंने न जाने कितने 125 के ऊपर ऑपरेशन के बारे में उन्होंने वर्णन कर दिया था, जबकि जो एलोपैथिक साइंस, मॉडर्न जो मेडिकल साइंस है, बिल्कुल इन्फेंसी में था उस समय। पेड़ पत्तियों से सब दवा बनाने की विधि उन्होंने आचार्य सुश्रुत ने उसी समय कर दिया था। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति है और एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये हमारा विविधता में एकता है हमारे देश का। चाहे वो पूरब हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे उत्तर हो या दक्षिण हो, हमारे यहाँ राम और कृष्ण और शिव हर राज्य में हर व्यक्ति के द्वारा पूजे जाते हैं। हमारे जो पेड़ हैं हर व्यक्ति के द्वारा पूजे जाते हैं। हमारी नदियां हैं, सबकी माँ है, चाहे उत्तर का हो चाहे दक्षिण का हो, क्योंकि यही हमारी एक संस्कृति है। यही हमारी संस्कृति है जिससे कि संस्कृति से राष्ट्र का निर्माण होता है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र। और राष्ट्र वही कहलाता है कि किसी एक अपनी संस्कृति होती है, और भारत देश की अपनी एक संस्कृति है जो कि हजारों साल से पुरानी संस्कृति है और बिल्कुल जीवंत संस्कृति है। और यही संस्कृति को लेकर के भारत देश आगे बढ़ रहा है। और भारत देश सनातन संस्कृति से बड़ी तो कोई टॉलरेंट कोई संस्कृति है ही नहीं विश्व में। और इसी के बारे में स्वामी विवेकानंद जी ने बताया था 1893 ईस्वी में कि मैं उस देश से आया हूं जो कि सबसे पुराने पौराणिक भिक्षु जहां पर हैं, और मैं उस देश से आया हूं कि विदेशों के कई जगह से जो लोग भगाए गए वो भी जाकर के हमारे देश में शरण लिए, वो हमारा देश है। विवेकानंद जी ने वहां भी कहा था कि जब रोम के जो पूजा स्थल जितने रोमनों के जब उजाड़ दिए गए, जला दिए गए, वो भी जाकर के जब शरण लिए हमारे दक्षिण भारत में शरण लिए। यहूदियों को भगा दिया गया उनके मूल स्थान से, तो जाकर के शरण लिए हमारे भारत देश में। तो हमारी सनातन संस्कृति तो इतनी पवित्र संस्कृति है कि जो इसके अंदर आया वो इसके अंदर समा गया। इसलिए हमारा एक भारत श्रेष्ठ भारत है। और ये युवाओं के ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि स्वामी विवेकानंद जी ने, मदन मोहन मालवीय जी ने, हमारे राष्ट्रभक्तों ने जो संदेश दिया चारित्रिक उन्नयन का, जिन्होंने शिक्षा में भी अध्यात्म का समावेश किया, शिक्षा में चारित्रिक उन्नयन की बात की, वो चारित्रिक उन्नयन हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैं उस दिन भी कहा था, कुछ बच्चे आप लोग हैं, हमारी संस्कृति में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, बड़े ध्यान से इसको सुनना। मैंने उस दिन भी कहा था आप लोगों से, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यहाँ धर्म का अर्थ है धारण करना, धर्म का अर्थ संप्रदाय से, धर्म का अर्थ धारण करना। धारेत इति धर्म, हमारे जो जीवन की जीने की जो विधा है वो धर्म है। छात्र का धर्म है अध्ययनम, अध्ययन करना। शिक्षक का धर्म है पढ़ाना। तो हमारे यहाँ समाज कैसे चले इसके लिए मूल्य बने रहते हैं। हमारे सनातन संस्कृति के सनातन धर्म ने मूल्यों को स्थापित किया है। तो हमको पढ़ाई भी करना है तो हम अपने धर्म के अनुसार, हमको जो मूल्य स्थापित किए हैं उनके अनुसार, कोई भी कार्य हमें करना है तो हमें अपने धर्म के अनुसार करना है। धर्म के अनुसार ही हमको अर्थ का उपार्जन करना है, धर्म के अनुसार ही हमको कार्य करना है। और अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव है हमारे पुरुषार्थ का वो मोक्ष। क्योंकि हम मानते हैं कि यदि हम सत्कर्म करेंगे, हम सदाचार से रहेंगे तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। हम आत्मा वो परमात्मा से जाकर के मिल जाएगा, मोक्ष की हमें प्राप्ति होगी। अन्यथा हम 84 लाख योनि में भ्रमण करते रहेंगे। इसलिए आवश्यक है कि पढ़ाई के साथ साथ हम चारित्रिक उन्नयन की बात सोचें। और ये केवल हमारी सनातन संस्कृति सिखाती है। पाश्चात्य संस्कृति में धर्म और मोक्ष की बात नहीं है। पाश्चात्य संस्कृति आपकी जो भौतिकता पर आधारित है वो केवल अर्थ और काम की बात करती है, केवल मनुष्य के सुख की बात करती है। हम केवल मनुष्य की सुख की बात नहीं करते। हमारी संस्कृति लौकिक सुख और पारलौकिक सुख की भी बात करती है कि हम अर्जन करें चारित्रिक उन्नयन से, धर्म से हम कुछ ऐसा अर्जन करें कि आत्मा और परमात्मा का मिलन हो, तो हम पारलौकिक सुख की भी प्राप्ति करें। ये हमारी संस्कृति सिखाती है। तो इसलिए आवश्यकता है बच्चों की हमें अपनी भौतिकता को नैतिकता से जोड़ने की आवश्यकता है।
है कि हम अपना चारित्रिक उन्नयन करें और आज के दिन राष्ट्रीय युवा दिवस के दिन, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के दिन हम ये प्रण लें कि शिक्षा के साथ साथ हम चारित्रिक उन्नयन करें और हम जहां भी कार्य कर रहे हों हमारे लिए संस्था सर्वोपरि है और सबसे बड़ी भक्ति हमारी देशभक्ति है, हमारा राष्ट्र। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं धन्यवाद करता हूं महापात्रा जी का, आप सबका, आप सभी बच्चों का। और हमें आप सब बच्चों को देख करके प्रसन्नता हो रही है, विशेष करके जो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय से जो बच्चे आए हुए हैं कि मैं 2008 में वहाँ भी कुलपति के रूप में अपना योगदान दिया था 2008-9 में, तो हमें वो पुराने दिन याद आ रहे हैं। ठाकुर जी को देख करके आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आप लोग यहाँ पर आए गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में और एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत जो गुजरात की जो संस्कृति है आप इसका आनंद उठाएं और सब मिलजुल करके हम श्रेष्ठ भारत का निर्माण करें।